शैक्षिक पाठ्यक्रम के द्वारा विकास। हम बच्चों को क्या पढ़ाते हैं, क्या सिखाना चाहते हैं और उन्हें किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, इसमें स्कूली शिक्षा नीति और पाठ्यक्रम अहम भूमिका निभाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि शिक्षा नीति और पाठ्यक्रम बच्चों के सवालात और उनकी उत्सुकता पर निर्भर हो। एनसीएफ 2005 में हमने असली शिक्षा उसे माना जो केवल पढ़ने का ना होकर बच्चों के अनुभव क्षेत्र और उसकी समझ को विस्तृत करे। क्योंकि शिक्षा सूचना देना नहीं है, वह तभी सार्थक है जब वह बच्चे के व्यक्तित्व और उसके परिवेश के साथ एकाकार हो जाए और जिसमें ज्ञान का निर्माण वे स्वयं करें, अपने परिवेश को साथ लेकर। बच्चे काली स्लेट की तरह नहीं होते हैं जिस पर आप कुछ भी लिख दें। यहाँ हमें करिकुलम, पाठ्यचर्या और सिलेबस पाठ्यक्रम में अंतर करना बहुत ज़रूरी है। करिकुलम यानी क्या पढ़ाना है और सिलेबस यानी कैसे पढ़ाना है। सिलेबस अलग अलग परिवेश में अलग अलग उदाहरणों पर आधारित हो सकता है। इस पर जिस गहराई से हमारे एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में काम किया गया है, ऐसा दुनिया के बहुत कम देशों में हुआ है। ज़रूरी है कि पुस्तकों की ज़बान और उसके उदाहरण ऐसे हो जिसमें बच्चे ज्ञान का निर्माण अपने अनुभव क्षेत्र परिवेश के माध्यम से विकसित कर सकें। पाठ्यक्रम ऐसा हो जो शिक्षा सिद्धांतों और बच्चों के अनुभवों के बीच रिश्ता बनाए। सबसे पहले सिद्धांत हैं जिन्हें हमें समझ में आने चाहिए और यह तभी संभव है जब पाठ्यक्रम में बच्चों की ज़िंदगी से जुड़ी चीज़ें हो। हमारे यहाँ कॉमन स्कूल सिस्टम लागू होना चाहिए। सभी स्कूल कम से कम केंद्रीय विद्यालय स्तर के तो हो ही, लेकिन विडंबना देखिए कि ऐसा हो नहीं रहा है। दरअसल पिछले 50-60 सालों में हमारे देश में हुआ यह कि अमीरों की संख्या अधिक हुई है और उन्हें अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाने में शर्म आती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट लर्निंग के जो है 3 कॉर्न पर है: करिकुलम, इंस्ट्रक्शंस और असेसमेंट। सूचना और ज्ञान में अंतर करना बहुत ज़रूरी है। केवल सूचना प्रौद्योगिकी या कंप्यूटर का इस्तेमाल ही ज्ञान नहीं है। सूचना में जोर रटने पर होता है जबकि ज्ञान में समझ पर। अतः सूचना प्रौद्योगिकी या कंप्यूटर का सही इस्तेमाल ज़रूरी है। पाठ्यक्रम ऐसा हो जो वास्तविक जीवन से भी जुड़े और इम्तिहान इतने कठिन ना हो कि रटने के लिए प्रेरित करे। रटने की प्रवृत्ति बच्चे की मौलिकता और रचनात्मकता की अद्भुत क्षमता को हमेशा के लिए खत्म कर देती है। पाठ्यक्रम निर्धारण के समय बच्चों के स्तर को ध्यान में जरूर रखा जाए। आरटीई में यह स्पष्ट उल्लेख है कि बच्चों पर होमवर्क का बोझ किसी हालत में ना थोपा जाए। एनसीएफ 2005 में भी स्पष्ट उल्लेख है कि बच्चों को रटने की प्रवृत्ति से भी दूर रखा जाए। ऐसे में कोर्स ऐसा हो जिसे बच्चा आसानी के साथ अपने अंदर आत्मसात कर सके। पाठ्यक्रम ऐसा हो जिसमें बच्चों को बौद्धिक जानकारी का बोझ ढोने के बजाय जीवन से सीखने का अवसर मिले। बस्ते के बोझ को हल्का करना चाहिए। पाठ्यक्रम ऐसा हो जिसमें बौद्धिक ज्ञान, मूल्य निष्ठा के साथ साथ जीविकोपार्जन की क्षमता को बढ़ाने का भी ध्यान रखना चाहिए। वार्षिक परीक्षा को ही बच्चे की सफलता और असफलता का निष्कर्ष नहीं बनाना चाहिए। यह परीक्षा मात्र बौद्धिक जानकारी और स्मरण शक्ति की होती है, न कि छात्र के संपूर्ण व्यक्तित्व की। इस वार्षिक परीक्षा के आतंक से बच्चा भयभीत रहता है। उसमें उत्तीर्ण होने के लिए अनैतिक उपायों का सहारा लेता है। अनुत्तीर्ण हो जाने पर आत्महत्या के लिए भी प्रवृत्त हो जाता है। अतः वैकल्पिक मूल्यांकन प्रणाली की खोज का प्रयास वर्तमान पाठ्यक्रम में विद्यमान है। हमारी मनोवृत्ति का निर्माण हमारे जीवन, हमारे आचरण के अनुरूप ही होता है। हमारे जीवन तथा आचरण का मूल आधार है हमारी शिक्षा। किसी देश का विकास उस देश की शिक्षा प्रणाली पर निर्भर होता है, क्योंकि देश की उन्नति के लिए हर व्यक्ति जिम्मेदार है और वो ही देश को अपने ज्ञान, संस्कार और अच्छे आचरण के जरिए देश को बुलंदियों पर पहुंचा सकता है। आज का शिक्षित वर्ग ही देश की अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चला सकता है, किंतु अगर शिक्षा प्रणाली ही ठीक न हुई तो उस देश का भविष्य अंधकारमय हो सकता है।
आज ज़रूरत है एक अच्छी शिक्षा प्रणाली की जिसमें ज्ञानवान और एक अच्छे आचरण वाला व्यक्ति बन सके। आजकल हर जगह शिक्षा प्रसार की नई नई योजनाएं बन रही है। हमारी राष्ट्रीय सरकार इस बात की घोषणा कर चुकी है कि वह शीघ्र ही देश से निरक्षरता को मिटा देगी। परंतु विचार यह करना है कि हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली कैसी है और वह किस प्रकार के जीवन का निर्माण कर रही है तथा हमारी शिक्षा वास्तव में कैसी होनी चाहिए। आजकल हमारी शिक्षा की व्यवस्था वास्तव में बहुत दोषयुक्त हो गई है। इसको मिटाकर हमें ऐसी शिक्षा दीक्षा का विधान करना होगा जो हमें स्वयं अपने ऊपर विजय प्राप्त कर सकने में समर्थ बना सके। ज्ञान का अंतिम लक्ष्य चरित्र निर्माण ही होना चाहिए। जब तक शिक्षा के कुछ उद्देश्य निर्धारित नहीं होंगे तब तक शिक्षा प्रणाली में कोई सुधार नहीं हो सकता। इसलिए शिक्षा के कुछ उद्देश्य हैं। जनतांत्रिक नागरिकता का विकास। इस देश के जनतंत्र को सफल बनाने के लिए प्रत्येक बालक को सच्चा, ईमानदार तथा कर्मठ नागरिक बनाना परम आवश्यक है। अतः शिक्षा का परम उद्देश्य बालक को जनतांत्रिक नागरिकता की शिक्षा देना है। इसके लिए बालकों को स्वतंत्र तथा स्पष्ट रूप से चिंतन करने एवं निर्णय लेने की योग्यता का विकास परम आवश्यक है, जिससे वे नागरिक के रूप में देश की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक सभी प्रकार की समस्याओं पर स्वतंत्रतापूर्वक चिंतन और मनन करके अपना निजी निर्माण लेते हुए स्पष्ट विचार व्यक्त कर सके। कुशल जीवन यापन कला की दीक्षा। शिक्षा का दूसरा उद्देश्य बालक को समाज में रहने अथवा जीवन यापन की कला में दीक्षित करना है। एकांत में रहकर ना तो व्यक्ति जीवन यापन कर सकता है और ना ही पूर्णतः विकसित हो सकता है। उसके स्वयं के विकास तथा समाज के कल्याण के लिए यह आवश्यक है कि वह सह अस्तित्व की आवश्यकता को समझते हुए व्यावहारिक अनुभवों द्वारा सहयोग के महत्व का मूल्यांकन करना सीखे। इस दृष्टि में चेतना तथा अनुशासन एवं देशभक्ति आदि अनेक सामाजिक गुणों का विकास किया जाना चाहिए, जिससे प्रत्येक बालक इस विशाल देश के विभिन्न व्यक्तियों का आदर करते हुए एक दूसरे के साथ घुल मिल कर रहना सीख जाए। तीसरा है व्यावसायिक कुशलता की उन्नति। शिक्षा का तीसरा उद्देश्य बालकों में व्यावसायिक कुशलता की उन्नति करना है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण की आवश्यकता है। अतः बालकों के मन में श्रम के प्रति आदर तथा रुचि उत्पन्न करना एवं हस्तकला के कार्य पर बल देना परम आवश्यक है। यही नहीं, पाठ्यक्रम में विभिन्न व्यवसायों को भी उचित स्थान मिलना चाहिए, जिससे प्रत्येक बालक अपनी रुचि के अनुसार उस व्यवसायों को चुन सके जिसे शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात अपनाना चाहता हो। उसके बाद है व्यक्तित्व का विकास। शिक्षा का चौथा उद्देश्य बालक के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करना है। व्यक्ति के विकास का तात्पर्य बालक के बौद्धिक विकास, शारीरिक, सामाजिक तथा व्यावसायिक आदि सभी पक्षों एवं रचनात्मक शक्तियों के विकास से है। इस उद्देश्य के अनुसार बालकों को क्रियात्मक तथा रचनात्मक कार्यों को करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, जिससे उनमें साहित्यिक, कलात्मक एवं सांस्कृतिक आदि नाना प्रकार की रुचियों का निर्माण हो जाए। तो ये सारी बातें हम लोगों ने पढ़ी अभी जो है शैक्षिक पाठ्यक्रम के द्वारा विकास, इसके अंतर्गत जिसमें शिक्षा के मुख्य उद्देश्य हैं जैसे जनतांत्रिक नागरिकता का विकास, कुशल जीवन यापन कला की दीक्षा, उसके बाद व्यावसायिक कुशलता की उन्नति और फिर व्यक्तित्व का विकास। अब पढ़ते हैं पाठ्य सहगामी क्रियाएं एवं पाठ्येतर गतिविधियों का अर्थ। पहले सह पाठ्यक्रम गतिविधियों को पाठ्येतर गतिविधियों के रूप में जाना जाता था, जो गैर शैक्षणिक पाठ्यक्रम का एक हिस्सा था। यह बच्चे और छात्रों के व्यक्तित्व विकास के विभिन्न पहलुओं को विकसित करने में मदद करता है। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए भावनात्मक, शारीरिक, आध्यात्मिक और नैतिक विकास जरूरी है।
जहाँ सह पाठ्यक्रम गतिविधियाँ पूरक के रूप में काम करता है। सह पाठ्यक्रम गतिविधियाँ आपके पाठ्यक्रम का ही नहीं बल्कि आपकी ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये एक ऐसी गतिविधियाँ हैं जो आपके विभिन्न विकास जैसे बौद्धिक विकास, भावनात्मक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास और सौंदर्य विकास में अहम भूमिका निभाता है। सह पाठ्यक्रम गतिविधियाँ एक ऐसा पाठ्यक्रम है जो मुख्य पाठ्यक्रम के पूरक के रूप में काम करता है। ये पाठ्यक्रम का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जो छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करने के साथ ही कक्षा शिक्षा को मजबूत करने में सहायक है। इस तरह की कार्यक्रम स्कूल के नियमित समय के बाद आयोजित किया जाता है, इसलिए इसे पाठ्येतर गतिविधियों के रूप में जाना जाता है। उसके बाद पाठ्य सहगामी क्रियाओं का उद्देश्य छात्रों में नागरिक के गुणों के विकास हेतु अवसर प्रदान करना, छात्रों में नेतृत्व के गुणों का विकास करना, छात्रों में नवीन प्रकार की अभिरुचियों का विकास करना। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत छात्रों में समाजीकरण करना, गतिविधियों के माध्यम से बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, विद्यार्थियों में आत्मविश्वास का विकास करना, उनमें पारस्परिक सहभागिता का विकास करना, उनमें सीखने की रुचि उत्पन्न करना, समूह अधिगम के लिए प्रेरित करना। उसके बाद पाठ्य सहगामी गतिविधियों के उदाहरण जैसे खेल, संगीत, बहस, कला, नाटक, बहस और चर्चा, भाषण प्रतियोगिता, कहानी लेखन प्रतियोगिता, निबंध लेखन प्रतियोगिता, कला शिल्प प्रतियोगिता, सजावट, स्कूल पत्रिका में लेख, लोक संगीत, लोक नृत्य, फूलों की सजावट, स्कूल सजावट, मूर्ति निर्माण, फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता, चार्ट और मॉडल की तैयारी, एल्बम बनाना, फोटोग्राफी, क्ले मॉडलिंग, खिलौना बनाना, साबुन बनाना, टोकरी बनाना, त्योहार के उत्सव मनाना। और पाठ्येतर गतिविधियों की सूची जैसे सामूहिक परेड, सामूहिक ड्रिल, योग, व्यायाम, साइकिल चलाना, बागवानी, क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो, हाथ गेंद, लंबी पैदल यात्रा, सामूहिक प्रार्थना, सुबह की सभा, पड़ोस में समाज सेवा, गांव सर्वेक्षण। इंडोर पाठ्येतर गतिविधियों की सूची जो हमारे विद्यालय के अंदर किए जाते हैं जैसे नाटक, संगीत और नृत्य, चित्रांकन और रंगाई, सजावट, क्ले मॉडलिंग, प्राथमिक चिकित्सा, सिलाई, रंगोली, बुक बाइंडिंग, कार्डबोर्ड काम, चमड़े का काम, आयोजन, स्कूल पंचायत, कला और शिल्प। तो ये थी इंडोर पाठ्येतर गतिविधियों की सूची। उससे पहले हम लोगों ने जाना पाठ्येतर गतिविधियों की सूची और फिर पाठ्य सहगामी गतिविधियों के उदाहरण जैसे खेल, संगीत, ये सारी चीज़ें और पाठ्य सहगामी क्रियाओं का उद्देश्य। अब आगे हम लोग जानते हैं छात्र और पाठ्य सहगामी गतिविधियों का महत्व। सह पाठ्यक्रम गतिविधियों द्वारा छात्र व्यावहारिक ज्ञान के अनुभव को जान पाता है। बहुत हद तक यह क्लास शिक्षण और प्रशिक्षण को मजबूत करता है। बौद्धिक व्यक्तित्व के लिए क्लासरूम टीचिंग जरूरी है, जबकि सौंदर्य विकास, चरित्र निर्माण, आध्यात्मिक विकास इत्यादि में सह पाठ्यक्रम गतिविधियों का होना जरूरी है। यह स्कूल तथा कॉलेज के छात्रों के बीच समन्वय, समायोजन, भाषण प्रवाह आदि विकसित करने के लिए मदद करता है। इनके साथ ही ये अनुशासन एवं नेतृत्व के सहयोगी गुणों में बालकों को प्रशिक्षण देती है। इन क्रियाओं के महत्व का विवेचन निम्नलिखित है। व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक, प्रत्येक व्यक्ति दूसरों के द्वारा अभिस्वीकार किए जाने की एक मूलभूत आवश्यकता रखता है। इसके साथ ही वह सुरक्षा भी चाहता है। सुरक्षा की भावना यह अपेक्षा करती है कि समाज द्वारा उसको आश्वासन प्राप्त हो। छात्र क्रियाओं का कार्यक्रम इन मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति में बहुत सहायता प्रदान करता है। वह कार्यक्रम इन आवश्यकताओं के अतिरिक्त आत्म-अभिव्यक्ति, स्वयं को तथा दूसरों को जानने की समझदारी, स्वयं की रुचियों को व्यापक बनाने, स्वयं के कार्यों को नियंत्रित करने की शक्ति तथा नवीन परिस्थितियों में व्यवस्थित होने की आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता है।
दूसरा है सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक। सामाजिक आवश्यकताएं इन व्यक्तिगत आवश्यकताओं से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। प्रत्येक व्यक्ति दूसरों के साथ कार्य करने तथा संबंध स्थापित करने की क्षमता को विकसित करने की तीव्र भावना को अनुभव करता है। यह आवश्यकता उसको कुछ आचार विचार समझदारी, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करने की स्वीकृत ढंगों को सीखने के लिए बाध्य करती है। छात्र क्रियाएं इन सामाजिक नियमों एवं सदाचरण के स्वीकृति अंगों को सीखने में बहुत सहायता प्रदान करती है। इन क्रियाओं के द्वारा बालक व्यवहार रूप में इन सब का ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त ये क्रियाएं व्यक्ति को नेतृत्व करने एवं अनुशासन में रहने की शक्ति तथा विभिन्न सामाजिक संघर्षों को दूर करने की योग्यता भी प्रदान करती है। किशोरावस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति। यह अवस्था बहुत ही नाजुक होती है। इस अवस्था में बालक में अतिरिक्त शक्ति का आधिक्य पाया जाता है। इन क्रियाओं के द्वारा उसकी अतिरिक्त शक्ति एवं मूल प्रवृत्तियों को विभिन्न उपयोगी धाराओं में प्रवाहित किया जाता है। इसके द्वारा किशोर बालकों की नैसर्गिक प्रवृत्तियों को उनके सामाजिक व्यक्तित्व के विकास एवं समृद्धि के लिए विभिन्न कार्यों में संलग्न किया जाता है। शारीरिक विकास। विभिन्न प्रकार की शारीरिक क्रियाओं द्वारा बालक सक्रिय एवं शक्तिशाली बनता है। खेल कूद, ड्रिल, व्यायाम आदि से उसका शरीर हृष्ट पुष्ट होता है। नैतिक गुण का विकास। इन क्रियाओं में भाग लेने से सत्यता, ईमानदारी, आत्मविश्वास, न्यायप्रियता, धैर्य, दृढ़ता, विनय, आज्ञा पालन आदि गुणों का विकास होता है जो अच्छे चरित्र का निर्माण करता है। अनुशासन स्थापित करने में सहायक। छात्र क्रियाओं से विद्यालय में अनुशासन स्थापित करने में बहुत सहायता मिलती है। इनके माध्यम से बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं व गुणों की अभिस्वीकृति विद्यालय अनुशासन की समस्या का बहुत महत्वपूर्ण समाधान है। कार्य की संलग्नता उनको विभिन्न बुरी आदतों एवं कुचक्रों में फंसने से बचाती है। तो ये सारे पॉइंट और ये सारी बातें हम लोगों ने जाना छात्र और पाठ्य सहगामी गतिविधियों के महत्व के अंतर्गत कि पाठ्य सहगामी गतिविधि छात्रों को कितना हद तक छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है और छात्र इससे किस प्रकार से लाभान्वित हो सकते हैं तथा किस प्रकार छात्र का जो है बौद्धिक, शारीरिक, चारित्रिक और आध्यात्मिक विकास यानी सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। उसके बाद है सहपाठ्यक्रम गतिविधियों के लाभ। वैसे तो सहपाठ्यक्रम गतिविधियों के बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण लाभ के बारे में बताया है। सहपाठ्यक्रम गतिविधियाँ खेल, अभिनय, गायन एवं कविता पाठ को प्रोत्साहित करता है। गतिविधियाँ जैसे खेल, बहस में भागीदारी, संगीत, नाटक आदि शिक्षा को पूर्ण करने में मदद करता है। यह बहस के माध्यम से स्वतंत्र रूप से खुद को अभिव्यक्त करने के लिए छात्रों को सक्षम बनाता है। उसके बाद है खेल बच्चों को फिट और ऊर्जावान बनने में मदद करता है। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने के लिए मदद करता है। यह गतिविधियां बताता है कि किसी भी काम को संगठित रूप में कैसे करना चाहिए, कौशल विकसित कैसे किया जाए, सहयोग और विभिन्न परिस्थितियों में समन्वय कैसे रखा जाए। यह सामाजिकरण, आत्म पहचान और आत्म मूल्यांकन का अवसर प्रदान करता है। यह निर्णय लेने में आपको एकदम सही बनाता है। यह अपनेपन की भावना विकसित करने में मदद करता है। उसके बाद है पाठ्यक्रम गतिविधियों के आयोजन में शिक्षा की भूमिका। जो सह पाठ्यक्रम गतिविधियां हैं उसके आयोजन में शिक्षक की क्या भूमिका है इसके बारे में जानते हैं। तो शिक्षक को एक अच्छा योजनाकार होना चाहिए ताकि विभिन्न गतिविधियों को व्यवस्थित ढंग से पूरा किया जा सके। दूसरा, शिक्षक का कर्तव्य होना चाहिए कि वह पाठ्यक्रम गतिविधियों प्रदर्शन करते हुए बच्चों को अधिक से अधिक अवसर दे। शिक्षक को एक अच्छा आयोजक होना चाहिए ताकि छात्रों को इसके बारे में अधिक से अधिक फ़ायदा उठा सके। तो ये सारी बातें, इसकी भूमिका, लाभ क्या क्या है सह पाठ्यक्रम गतिविधियों को, ये जाना। अब आगे है अभ्यास प्रश्न। पाठ्य सहगामी गतिविधि क्या है? पाठ्य सहगामी गतिविधि का क्या महत्व है?
पाठ्य सहगामी गतिविधि का क्या लाभ है। तो पाठ्य सहगामी गतिविधि का यहाँ से हम लोग लाभ बता सकते हैं। जो 9 पॉइंट है यहाँ पे दिया हुआ है, सारे पॉइंट हम बता सकते हैं। जैसे सह पाठ्यक्रम गतिविधियाँ खेल, अभिनय, गायन एवं कविता पाठ को प्रोत्साहित करती है। गतिविधियाँ जैसे खेल, बहस में भागीदारी, संगीत, नाटक आदि शिक्षा को पूर्ण करने में मदद करता है। तो ये सारी बातें जो हैं इसके अंतर्गत, लाभ के अंतर्गत आ जाता है, सह पाठ्यक्रम गतिविधियों के लाभ के अंतर्गत। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था छात्र और पाठ्य सहगामी गतिविधियों का महत्व। तो यहाँ से हम लोग महत्व बता सकते हैं कि जो ये सह पाठ्य सहगामी गतिविधियाँ हैं, ये सारे जो है छात्रों के बीच समन्वय, स्कूल तथा कॉलेज के छात्रों के बीच समन्वय, समायोजन, भाषण प्रवाह आदि विकसित करने के लिए मदद करता है। इनके साथ ही ये अनुशासन एवं नेतृत्व के सहयोगी गुणों में बालकों को प्रशिक्षण देती है। तो इन क्रियाओं के महत्व की विवेचना हम आगे कर सकते हैं। जैसे पॉइंट में व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होता है, सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होता है, किशोरावस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, शारीरिक विकास, नैतिक गुणों का विकास करता है, अनुशासन स्थापित करने में सहायक होता है। तो ये सारे इनके महत्व हैं। उसके बाद इससे पहले वाले प्रश्न था कि पाठ्य सहगामी गतिविधियाँ या क्रियाएं क्या है। तो पाठ्य सहगामी क्रिया का अर्थ यहाँ से बता सकते हैं। तो जो गैर शैक्षणिक पाठ्यक्रम का एक हिस्सा होता है पाठ्य सहगामी गतिविधियाँ, यह बच्चे और छात्रों के व्यक्तित्व विकास के विभिन्न पहलुओं को विकसित करने में मदद करता है। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए भावनात्मक, शारीरिक, आध्यात्मिक और नैतिक विकास जरूरी है, जहाँ सह पाठ्यक्रम गतिविधियाँ पूरक के रूप में काम करता है। तो सह पाठ्यक्रम गतिविधियाँ आपके पाठ्यक्रम का ही नहीं बल्कि आपकी ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह एक ऐसी गतिविधियाँ हैं जो आपके विभिन्न विकास जैसे बौद्धिक विकास, भावनात्मक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास और सौंदर्य विकास में अहम भूमिका निभाता है। सह पाठ्यक्रम गतिविधियाँ एक ऐसा पाठ्यक्रम है जो मुख्य पाठ्यक्रम के पूरक के रूप में काम करता है। ये पाठ्यक्रम का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जो छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करने के साथ ही कक्षा शिक्षा को मजबूत करने में सहायक है। तो और इसके उदाहरण बता सकते हैं जैसे खेल, संगीत, बहस, कला, नाटक, बहस और चर्चा, ये सभी सह पाठ्य सहगामी गतिविधियाँ या कह सकते हैं सह पाठ्यक्रम गतिविधियाँ हैं। उसके बाद पाठ्येतर गतिविधियों की सूची, इंडोर पाठ्येतर गतिविधियों की सूची, यहाँ से उदाहरण दे सकते हैं। तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर हो गए। पाठ्य सहगामी गतिविधियाँ क्या है, पाठ्य सहगामी गतिविधि का क्या महत्व है और पाठ्य सहगामी गतिविधियों का क्या लाभ है। उसके बाद सारांश, शिक्षा में ज्ञान, उचित आचरण और तकनीकी दक्षता, शिक्षण और विद्या प्राप्ति आदि समाविष्ट है। इस प्रकार यह कौशलों, स्किल्स, व्यापारों या व्यवसायों एवं मानसिक, नैतिक और सौंदर्य विषयक उत्कर्ष पर केंद्रित है। शिक्षा समाज की एक पीढ़ी द्वारा अपने से निचली पीढ़ी को अपने ज्ञान के हस्तांतरण का प्रयास है। इस विचार से शिक्षा एक संस्था के रूप में काम करती है जो व्यक्ति विशेष को समाज से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है तथा समाज की संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखती है। बच्चा शिक्षा द्वारा समाज के आधारभूत नियमों, व्यवस्थाओं, समाज के प्रतिमानों एवं मूल्यों को सीखता है। बच्चा समाज से तभी जुड़ पाता है जब वह उस समाज विशेष के इतिहास से रूबरू होता है। राष्ट्र तथा उसके नागरिकों का एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध होता है। किसी भी राष्ट्र की प्रगति केवल उसी समय हो सकती है जब उसके नागरिक उत्तम सच्चरित्र तथा उत्तरदायित्वपूर्ण हो। यदि नागरिक अयोग्य, चरित्रहीन तथा निर्बल होंगे तो राष्ट्र निश्चित रूप से रसातल को चला जाएगा। इस दृष्टि से राष्ट्र की उन्नति के लिए सच्चरित्र एवं श्रेष्ठ नागरिकों का होना परम आवश्यक है। ऐसे नागरिकों का निर्माण करना ही राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का कार्य है।
एडगर डेल ने अपने बहुचर्चित अनुभव शंकु के माध्यम से इन सामाजिक विविधता एवं एडगर डेल ने अपने बहुचर्चित अनुभव शंकु के माध्यम से इन सामाजिक विविधता एवं व्यक्तिक विभिन्नता के आधार पर शिक्षा के लिए में आधुनिक तकनीकों के प्रयोग को बहुत ही ठोस मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करने की कोशिश की है। उनका यह अनुभव त्रिकोण यह प्रदर्शित करता है कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर तकनीकों द्वारा प्रदत्त विभिन्न प्रकार के शिक्षण अधिगम विधियों, सामग्रियों तथा उपकरण व्यक्ति विशेष को विभिन्न प्रकार के अधिगम अनुभव अर्जित करने में किस प्रकार सहयोगी सिद्ध हो सकता है। उसके बाद शब्दावली पाठ्यक्रम विषय वस्तु की वह रूपरेखा जिसकी सहायता से बालक अपने उद्देश्य को पूरा करता है पाठ्यक्रम कहलाता है। सह पाठ्यक्रम शैक्षिक क्रियाकलाप के अलावा होने वाले विद्यालयी कार्यक्रम को सह पाठ्यक्रम कहते हैं। संवारना बालकों के योग्यता एवं क्षमताओं का विकास करना ही संवारना कहलाता है। सामाजिक विविधता समाज में पाई जाने वाली अंतर को सामाजिक विविधता कहते हैं। उसके बाद कुछ निबंधनात्मक प्रश्न हैं, जैसे शिक्षा से आप क्या समझते हैं, बालकों के संपूर्ण विकास में शिक्षा किस प्रकार सहायक है। तो यहाँ से ही बता सकते हैं हम कि शिक्षा जो है ज्ञान, उचित आचरण और तकनीकी दक्षता, शिक्षण और विद्या प्राप्ति आदि का समाविष्ट रूप है। इस प्रकार यह शिक्षा जो है कौशलों, व्यापारों या व्यवसायों एवं मानसिक, नैतिक और सौंदर्य विषयक के उत्कर्ष पर केंद्रित है। शिक्षा समाज की एक पीढ़ी द्वारा अपने से निचली पीढ़ी को अपने ज्ञान के हस्तांतरण का प्रयास है। बच्चा शिक्षा द्वारा समाज के आधारभूत नियमों, व्यवस्थाओं, समाज के प्रतिमानों एवं मूल्यों को सीखता है। इस प्रकार जो है शिक्षा बालक के संपूर्ण विकास में सहायक है। और भी बहुत सारी बातें हैं जो हम लिख सकते हैं। उसके बाद है व्यक्तिक विभिन्नता एवं सामाजिक विविधता के आधार पर शिक्षा का आधार क्या होना चाहिए। तो व्यक्तिक विभिन्नता एवं सामाजिक विविधता के आधार पर शिक्षा का आधार क्या होना चाहिए। शिक्षा का आधार होना चाहिए कि बच्चे की जो व्यक्तिक विभिन्नता है उसको आधार मानकर उसको शिक्षा दी जाए। बच्चे में अलग अलग तरह के गति होती है, अलग अलग तरह के जो है उसमें आचरण करने के गुण होते हैं। उनके बौद्धिक और जो कह सकते हैं उनके शारीरिक विकास अलग अलग तरीके से किया हो सकता है। उनमें जो क्षमता है, जो रुचि है, जो योग्यता है वो अलग अलग हो सकती है। तो इस आधार पर जो है इन सारी विभिन्नताओं को और विविधता को देखकर उन्हें शिक्षा दी जानी चाहिए। और सामाजिक विविधता के आधार पर तो चलिए और उसके बाद है पाठ्य सहगामी क्रिया एवं पाठ्येतर गतिविधियां बालकों के संपूर्ण विकास में सहायक है, वर्णन करें। तो ये दोनों क्वेश्चन देख लेते हैं। सामाजिक विविधता और व्यक्तिक विभिन्नता। तो हमारी संपूर्ण प्रकृति तमाम विविधताओं से भरी पड़ी है। भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों, पेड़ पौधों, नदी नालों, स्थलाकृतियों आदि के रूप में यह विविधता ही प्रकृति का सौंदर्य है। तो सामाजिक विविधता क्या है। हमारे समाज में भिन्न भिन्न रंग, रूप, क्षमता, प्रकृति, भाषा, वेशभूषा, खान पान, आचार व्यवहार, आस्था, मान्यता, धर्म, संप्रदाय आदि से संबंधित विविध व्यक्तियों व समुदायों से समृद्ध है। यही विविधता हमारे समाज की खूबसूरती है। हमारे समाज में विद्यमान विभिन्न समुदाय व लोगों की क्षमताएं व खासियत अलग अलग है। एक लोकतांत्रिक सत्ता व व्यवस्था की यह भूमिका होनी चाहिए कि इन विविध जनों व समुदायों के विकसने व एक बेहतर जीवन जीने की व्यवस्थाओं को बिना भेदभाव के सुलभ कराएं। परंतु
हमारे समाज ने मानव सभ्यता के विकास क्रम में सत्ता व व्यवस्था के भिन्न भिन्न रूपों को देखा व उन वर्चस्ववादी ताकतों के अनुरूप जीने को बाध्य हुआ। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं सामाजिक विभिन्नता। उसके बाद जो है, जो हमारी व्यक्तिगत विभिन्नता है उसके बारे में, कि सभी बच्चे एक तरह से नहीं होते, उनमें अलग अलग गुण, अलग अलग जो है क्षमता होती है, अलग अलग रहन सहन, खान पान, वेशभूषा होती है। तो इस आधार पर शिक्षा दी जानी चाहिए। अलग अलग व्यक्तियों की आदत, सील, गुण, बुद्धि, आकार, प्रकार, सीखने का ढंग, शारीरिक गुण, मानसिक गुण अलग होता है। बालकों की इन व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर सीखने के लिए अलग अलग तरह से अनुभव की आवश्यकता होती है। इन सभी बालकों की शिक्षा के लिए समूहीकरण, वर्गीकरण, अलग अलग पाठ्यक्रम, अध्यापन विधियों में परिवर्तन की आवश्यकता होती है। तो एडगर डेल ने अपने बहुचर्चित शंकु अनुभव शंकु के माध्यम से इन सामाजिक विविधता एवं व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर शिक्षा के लिए में आधुनिक तकनीकों के प्रयोग को बहुत ही ठोस मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करने की कोशिश की है। यूँ तो हम पाठ्यक्रम में अलग अलग तरह से बदलाव करके, वर्गीकरण करके, समूहीकरण करके शिक्षा दे सकते हैं, मगर ये जो एडगर डेल साहब हैं, इन्होंने एक बहुचर्चित जो है अनुभव शंकु के माध्यम से सामाजिक विविधता एवं व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर शिक्षा देने की बात की है। तो शिक्षा का जो आधार होना चाहिए सामाजिक विविधता एवं व्यक्तिगत विभिन्नता का, तो हम कह सकते हैं ये अनुभव शंकु के माध्यम से ही दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत चर्चित है और इसमें बताया गया है कि जैसे शाब्दिक प्रतीक, दृश्यात्मक प्रतीक, रेडियो प्रशासन, स्थिर चित्र, चलचित्र, प्रदर्शित सामग्री, भ्रमण, प्रदर्शन, अभिनयात्मक भागीदारी, नियोजित कृत्रिम अनुभव, उसके बाद वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव। तो ये सारी बातें, तो शिक्षा का आधार जो होना चाहिए किस तरीके से व्यक्तिगत विभिन्नता एवं सामाजिक विभिन्नता का, तो यहाँ से उसके बाद सबसे अंत में था पाठ्य सहगामी क्रियाएं एवं पाठ्येतर गतिविधियों का अर्थ। तो हम लोग यहाँ से बता सकते हैं यहाँ भी है छात्र और पाठ्य सहगामी गतिविधियों का महत्व, यहाँ से लिख सकते हैं। तो यह सारे प्रश्नों का उत्तर हो गया। अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे शिक्षार्थियों को एक साथ जीना सिखाने में समर्थ बनाने के लिए शिक्षा की भूमिका, सामूहिक जीवन का लाभ, शांतिपूर्ण और उचित प्रकार से वार्ता एवं आपसी समझौते के माध्यम से तनाव के समाधान हेतु शैक्षिक आगत। तो शिक्षार्थियों को एक तरीके से एक साथ जीना कैसे सिखाएं, इसके बारे में है, तो हम ये अगले पार्ट में पढ़ेंगे।